हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल चैप्टर हिस्ट्री का। चैप्टर 3 है ये। 2 चैप्टर हमने पहले ही कर लिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हमने पहले ही कर लिए हैं। ये है महाजनपद काल, ये इसका पार्ट 1 है। इसके टोटल सिर्फ 2 पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट है, इसके बाद भी एक पार्ट और आएगा इसका। और ये बहुविकल्पीय प्रश्नों का वीडियो है और इसमें आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं सिर्फ उन्हीं को बताया जाएगा। इसका आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा PDF का। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में राजधानी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका पहले देखते हैं, पहला प्रश्न है गांधार। तो गांधार की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। तो आपका ए वाला 4 में हो जाएगा। सूरसेन जो था उसकी राजधानी मथुरा थी। तो बी का 1, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए का 4 में B1 C2 D3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, उनको ही कुड़िक कहा जाता था। अजातशत्रु जो थे वह 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो थे वह मगध के सिंहासन पर बैठे हुए थे। इनके बचपन का नाम जो था वह कुड़िक था। भगवान बुद्ध के जो विरोधी थे देवदत्त, उन्हीं के उकसाने पर इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इनके जो पिता थे उनका नाम था बिंबिसार। तो इन्होंने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी और गद्दी पर स्वयं बैठ गया था। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार नीति को बहुत ही आगे लेकर गया बाद में। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो वह था उदयन। उदयन जो था, जिसको उदयन भी कहीं कहीं मिलता है, तो जो उदयन था उसने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर की स्थापना की थी, जिसे आधुनिक हम पटना नाम से जानते हैं। उसे ही पाटलिपुत्र कहा जाता है। पाटलिपुत्र भारत के जो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। इस नगर की स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। तो पाटलिपुत्र की स्थापना, या वर्तमान में जिसे हम पटना कहते हैं, उसकी स्थापना 2000 साल पहले हुई थी। इस शहर का पुराने समय से ही प्रमुख नगरों में गिना जाता था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो था वह सम्राट अजातशत्रु का जो पुत्र था उदयन, या उदयन भी कहीं कहीं लिखा जाता है, इसने अपनी राजधानी को बनाने के लिए पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और पहले राजधानी जो मगध की राजगृह थी उसे इसने पाटलिपुत्र कर दिया था। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो वह था कालाशोक। जो कालाशोक था यह शिशुनाग का पुत्र था। जो शिशुनाग के 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु हो गई। तो 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक सिंहासन पर बैठा था, मगध के सिंहासन पर। महावंश में इसे कालाशोक कहा जाता है, जबकि पुराणों में इसे काकवड़ कहा गया है। इसने 28 वर्षों तक शासन किया था। कालाशोक के काल को 2 महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहली जो महत्वपूर्ण घटना थी वह थी कि वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था इसी के कालखंड में, कालाशोक के कालखंड में। और दूसरा जो है प्रमुख इसके कालखंड का वह है मगध की राजधानी का इसने स्थानांतरण कर दिया था। अगला प्रश्न है,
323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर जब वापस लौट रहा था भारत से, तो वापस लौटते समय उसे अनेक गणराज्यों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें जो सबसे प्रबल विरोधी था वह मालवा का शासक था। मालवा और क्षुद्रगढ़ों का था। इस युद्ध में जो सिकंदर था वह बहुत घायल हो गया था, लेकिन फिर भी वह मालवा नरेश को पराजित कर दिया था सिकंदर ने, और सिकंदर ने बहुत भीषण नरसंहार भी करवाया था। वापस लौटते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट एवं पोरस या पूर्व की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो वह था झेलम के। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पंजाब के राजा जो पोरस थे उनका सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था, लेकिन उसके जो राजा पोरस थे उनके साहस और उनको पराक्रम को देखकर वह बहुत प्रभावित हो गया और उनको उनका राज्य वापस कर दिया था। और पोरस जो था, राजा पोरस, वह सिकंदर के सहयोगी बन गए थे। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो वह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, NBPW। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन का प्रतीक नाम था। तो उज्जैन का जो प्रतीक नाम था वह था अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्रतीक नाम था। उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह उज्जैनी था, और उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। उज्जैन जो है वह शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, और उज्जैन विक्रमादित्य के राजधानी हुआ करती थी पहले। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश जो था वह प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली और सबसे महान क्षत्रिय राजवंश था, जिसने 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तरी भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना शासन जमाया था। नंद वंश की स्थापना प्रथम चक्रवर्ती सम्राट क्षत्रिय महापद्म ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ था जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लाग गई। इसका मतलब है कि यह बहुत ही विस्तृत साम्राज्य था महापद्म नंद का, और महापद्म नंद बहुत ही शक्तिशाली सम्राट हुआ करते थे उस समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया? तो वे हैं घनानंद को। घनानंद जो था वह कौन था? तो घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, और यूनान के जो लेखक हैं उन्होंने इसे अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा है। यह सिकंदर का समकालीन था, एवं इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो वो थे यूनानियों द्वारा। भारत के जो समुद्र के रास्तों की खोज 15वीं सदी के अंत में हुई, जिसके बाद यूरोपियों का भारत आना शुरू हो गया था। जबकि यूरोपीय भारत के अलावा भी बहुत स्थानों पर अपने उपनिवेश बनाने में कामयाब हुए थे, पर इनमें से कईयों का मुख्य आकर्षण भारत ही था। अगला प्रश्न है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने
भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया, तो वह था डेरियस या दारायबाह प्रथम। ईरान के जो हकमनी वंश के जो डेरियस या दारायबाह प्रथम थे शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस का साम्राज्य 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या वितस्ता, आधुनिक नाम जिसे हम झेलम नदी कहते हैं, का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो वह था सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था, जिसमें राजा पोरस की पराजय हुई थी, लेकिन सिकंदर ने उनके साहस को देखकर उनका राज्य वापस लौटा दिया था। और अपना राज्य वापस पाने के बाद राजा पोरस जो थे वे सिकंदर के सहयोगी बन गए थे। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको शासक है, सूची 2 में वंश है, तो कौन सा शासक किस वंश का था आपको यही मिलान करना है इसमें। तो बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का शासक था। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। महापद्मनंद, तो महापद्मनंद जो थे वे नंद वंश के शासक थे। और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बी वाला, A1, B2, C4 और D3। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिया हुआ है और सूची 2 में आधुनिक क्षेत्र दिया हुआ है। मतलब उस काल में महाजनपद के काल में महाजनपद जो था वह वर्तमान में कौन सा क्षेत्र में है उसको आपको मिलान करना है। तो ये हो जाएगा मगध जो है वह पटना व गया के ज़िले में है इस समय वर्तमान में। वत्स जो है वह इलाहाबाद में है। कौशल अवध में है और अवंती मालवा में है। इसका उत्तर सामने सामने ही दिया हुआ है। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, A1, B2, C3 और D4। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह गिरिव्रज या राजगृह थी। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो वह था उदयन द्वारा। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वह है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय क्या है? तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध प्राचीन एक बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत पीटक के 5 निकायों में से चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके जो मुख्य शिष्य थे उनके हजारों उपदेश संग्रहित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह था घनानंद। घनानंद जो था वह नंद वंश का अंतिम शासक था। यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैनरमीज भी कहा है। यह सिकंदर के समकालीन था और इसी के शासनकाल में जो सिकंदर था उसका आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में, हर्यक वंश का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व था। तो इसी समय में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब उसे कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये दोनों कारण सही हैं। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, तो ये भी सही है। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसमें यहाँ पर जितने भी कारण दिए हैं सब सही हैं। इसका आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 एवं 4। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 में राजा है, सूची 2 में राज्य है। तो जो राजा प्रद्योत थे, राजा प्रद्योत अवंती के राजा थे। उदयन, तो उदयन जो था वह वत्स का राजा था। प्रसेनजित जो थे वह कोसल के राजा थे और अजातशत्रु मगध के राजा थे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा A3 B2 C4 D1। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो वह थी कलिंग में। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, जो खारवेल के राज्य का इतिहास जहाँ से मिलता है, उसके अनुसार जो वह अभिलेख लिखा गया है, उसके लिखने के 300 वर्ष पहले लगभग 344 ईसा पूर्व में जो मगध के राजा थे महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण करके जो एक जिनसेन की मूर्ति थी उसे उखड़वा लिया था और इसके साथ ही वहाँ नहर खोदने का आदेश दिया था। अभिलेख की 6ठी पंक्ति में यह भी कहा गया है कि जो खारवेल था तनसुली के एक नहर का विस्तार अपनी राजधानी तक किया था। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कलिंग में। अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो वह था डेरियस। डेरियस पहला ऐसा ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। उसे दारा प्रथम या डेरियस प्रथम भी कहा जाता है। वह प्राचीन ईरानी के हखमनी वंश का एक प्रसिद्ध शासक था जिसको इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और उसके जो शिलालेख हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो जो मगध के राजा अजातशत्रु थे उनका वज्ज, जिसे वैशाली भी कहा जाता था, उसके साथ युद्ध रहा। अगला प्रश्न है, वज्ज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र है महाशिला कंटक, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो वह था अजातशत्रु। बिंबिसार ने मगध का विस्तार जो था वह पूर्वी राज्यों तक किया था, इसलिए अजातशत्रु ने अपना ध्यान उत्तर और पश्चिम पर केंद्रित किया। उसने कोसल एवं पश्चिम में काशी को अपने राज्य में मिला लिया था। वृज्ज संघ के साथ युद्ध के वर्णन में महाशिला कंटक नाम के हथियार का वर्णन मिलता है, जो एक बड़े आकार का यंत्र था। इसमें बड़े बड़े पत्थरों को उछलकर मारा जाता था। इसके अलावा रथ मूसल का भी उपयोग किया गया था। रथ मूसल जो था उसमें चाकू और पैने किनारे लगे रहते थे। सारथी के लिए सुरक्षित स्थान होता था जहां बैठकर वह रथ को हाँककर शत्रुओं पर हमला करता था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक या सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। घनानंद, यूनान के लेखकों ने इसे अग्रमीज या जैंड्रमीज भी कहा है और यह सिकंदर के समकालीन था और इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण हुआ था और इसी नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम और आगे की 30 प्रश्नों को करेंगे, पूरे 60 प्रश्न होंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।